हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों उस एग्जाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ, और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो कोई फोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट था वो बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, वो बजट प्रस्तुत किया गया था आर के, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर के सनमुखम चेटी के द्वारा, ठीक है। आर के सनमुखम चेटी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आर का क्या मतलब है? तो दोस्तों आर का मतलब है यहाँ पर रामासामी। क्या मतलब है? रामासामी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर के का क्या मतलब है? ये जो के बना है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंदासामी। क्या मतलब है? कंदासामी। तो दोस्तों इनका पूरा नाम क्या हो गया? इनका पूरा नाम हो गया है रामासामी कंदासामी सनमुखम चेटी, ठीक है। याद रखोगे, जिसने दोस्तों पहली बार बजट पेश किया था उनका नाम था रामासामी कंदासामी सनमुखम चेटी, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है जवाहरलाल नेहरू, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है जॉन, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है रामासामी कंदासामी सनमुखम चेटी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि ये जो पहला केंद्रीय बजट था ये बजट किस डेट को प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों वो डेट थी 26 नवंबर, याद रखना 26 नवंबर 1947 को दोस्तों ये बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1947 को दोस्तों पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और किसने किया था? आर के सनमुखम चेटी। आर का मतलब है रामासामी, के का मतलब है कंदासामी और सनमुखम चेटी। क्लियर है? याद रखोगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि सवाई प्रताप सिंह द्वारा इनमें से कौन सी स्मारक बनवाई गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मेहरानगढ़। क्या लिखा है? मेहरानगढ़। तो दोस्तों याद रखना, मेहरानगढ़ जो किला था वो बनवाया था राव जोधा ने। किसने बनवाया था? राव जोधा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, राव जोधा ने दोस्तों ये किला बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे डर्ग नहीं होगा, यहाँ पे होगा किला। क्या होगा? किला होगा, ठीक है। QILA होगा, ठीक है, किला होगा। और दोस्तों ये किला कब बनवाया गया था? तो 1459 मतलब कि 1459 में दोस्तों ये किला बनवाया गया था, ठीक है। कौन सा किला? मेहरानगढ़। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा आंसर बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेहरानगढ़ जो किला था वो बनाया था राव जोधा ने। किसने बनाया था? राव जोधा ने किला बनवाया था, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में लिखा है पुराना किला। क्या लिखा है? पुराना किला। तो दोस्तों पुराना किला को बनवाया था मुगल सम्राट हुमायूं ने। किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनाया था। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हुमायूं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? ये किला बनवाया था। जो स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये किला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला बनवाया था मुगल सम्राट हुमायूं ने दोस्तों ये किला बनवाया था, ठीक है। और कब बनवाया था? तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में। कब बनवाया था? 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। और दोस्तों इस किला को द ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द
ओल्ड फोर्ट, ठीक है, इस नाम से भी दोस्तों ये किला जाना जाता है, ठीक है, याद रखोगे, पुराना किला को द ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कब बनवाया गया था? 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और किसने बनवाया था? मुगल सम्राट हुमायूं ने ये किला बनवाया था, ठीक है, याद रखोगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट भी गलत है और ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है हवा महल। क्या लिखा है? हवा महल। तो दोस्तों याद रखना, हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और दोस्तों कब करवाया था? तो दोस्तों याद रखना 1799 में। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये हवा महल है कहाँ पर? तो दोस्तों याद रखना ये महल है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों ये महल है, ठीक है। और दोस्तों कितने मंजिल का है? तो दोस्तों याद रखना ये 5 मंजिल का। कितने का है? 5 मंजिल का ये महल है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए कि हवा महल कितने मंजिल का है, तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा 5 मंजिल का है, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों हवा महल का एक नाम और है, बताओ क्या है? तो दोस्तों हवा महल को बोलते हैं पैलेस। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पैलेस ऑफ पैलेस ऑफ द विंडर्स, ठीक है, इस नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में लिखा मिल जाए पैलेस ऑफ द बिल्डर्स, बिडस किसने बनवाया था, तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। क्या बनेगा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह, याद रखोगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना है? इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर थर्ड, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, लेकिन थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है इंडिया गेट। क्या लिखा है? इंडिया गेट। तो दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध के दौरान इस गेट का निर्माण किया गया था, ठीक है। और दोस्तों इस गेट का निर्माण क्यों किया गया था? तो दोस्तों याद रखना जो भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे उनके सम्मान के लिए दोस्तों ये गेट बनवाया गया था, ठीक है। किसके सम्मान के लिए? जो भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हो गए थे उनके सम्मान के लिए दोस्तों ये गेट बनवाया गया था, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंडुचेरी एज ऑफ 8 मई 2021। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 8 मई 2021 तक पंडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दोस्तों याद रखना 8 मई 2021 तक जो पंडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन रंगासामी। क्या नाम है? एन रंगासामी। अब दोस्तों चेक करो कि एन रंगासामी किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है तमिल, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है किरण, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है वेलू, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है एन रंगासामी। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो डीएसएसबी के एग्जाम में स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के नाम भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के नाम याद रखोगे और उनका कार्यकाल कब तक है, ये सारी की सारी बातें दोस्तों आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और दोस्तों जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री के नाम भी याद रखोगे, ठीक है। जैसे दिल्ली का तो याद ही होगा, कौन है? केजरीवाल है। फिलहाल कहाँ पे? जेल में, कोई बात नहीं, छूट जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालचारी के उत्तराधिकारी बने जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराजा बने। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी के जो उत्तराधिकारी बने थे उनका नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना उनका नाम है लॉर्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम है? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों ये उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है। और दोस्तों कब बने थे? तो दोस्तों याद रखना राजगोपालचारी ने 1948, यहां पर लिख देता हूं 1948 और 1950 के दौरान
माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में उत्तराधिकारी बनाया था। कब बनाया था? 1948 से लेकर के 1950 के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, याद रखोगे। आप दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लॉर्ड हॉस्टिंग्स, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन, इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों चेक करो कि 1919 किस ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट में लिखा है 1918, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है 1919, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। याद रखोगे खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था, मतलब कि 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर तो दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये आपका आंसर बनेगा 17 अक्टूबर, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों आपसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा मौलाना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मौलाना अबुल अबुल कलाम। ठीक है, याद रखोगे मौलाना अबुल कलाम ने दोस्तों क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से किस महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा महासागर है जिसमें बाल्टिक सागर शामिल है। तो दोस्तों याद रखना उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट में लिखा है नॉर्थ पोलर, गलत हो गया। सेकंड में इंडियन ओशियन, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है अटलांटिक महासागर, मतलब कि अटलांटिक ओशियन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और आप लोग याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पंचायती राज को 1992 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पंचायती राज को 1992 के किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों याद रखना वो संशोधन था 73rd। कौन सा था? 73rd संशोधन हुआ था, मतलब कि 73rd अमेंडमेंट हुई थी जिसमें दोस्तों पंचायती राज को शामिल किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 73rd, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा संशोधन हुआ था, तो दोस्तों 73rd संशोधन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे फिर हमारे? गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पंचायत जो है, ये जो पंचायत है, ये पंचायत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो पंचायत है वो भारतीय संविधान के किस भाग से सम्मिलित है। तो दोस्तों याद रखना भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 में दोस्तों पंचायतों से संबंधित चीजें दे रखी हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
पार्ट 9, कौन सा पार्ट, पार्ट 9 में पंचायत के बारे में दे रखा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पार्ट 9 किससे संबंधित है, मतलब कि भारतीय संविधान का भाग 9 किस चीज से संबंधित है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा पंचायती राज या फिर पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, याद रखोगे, भूलना नहीं है दोस्तों। एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो दोस्तों आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। डीएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है ये, मतलब कि ये टॉपिक कैसा है, फेवरेट है, जहां से डीएसएसबी 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। दोस्तों मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, हर पेपर में दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा ही गया, मतलब कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और दोस्तों यहां पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग इसे याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर में करा रखा है। मतलब कि दोस्तों कुछ टाइम पहले दोस्तों जब क्लास हुई थी, उस क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल सरप्लस क्या होता है, और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। मतलब कि दोस्तों ये चारों की चारों बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क में, कैसा रहेगा, होमवर्क में रहेगा। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करोगे। ठीक है दोस्तों, स्किप नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन हैं दोस्तों जो प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि इन्हीं के बेस पर दोस्तों आपका भी क्वेश्चन बन जाए। मतलब कि आपका जो भी एग्जाम है, चाहे दोस्तों आपका पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों आपका टीजीटी का एग्जाम हो, या फिर दोस्तों पीजीटी का हो, या फिर डीएसएसबी नॉन टीचिंग का हो, तो दोस्तों इसी बेस पे क्वेश्चन आपके भी बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, मतलब कि एक पेपर मैंने और कराया था, उसमें सेम क्वेश्चन था, मतलब कि उसमें भी रेवेन्यू डेफिसिट था, उसमें भी फिस्कल सरप्लस था, मतलब कि चारों के चारों आइटम उसमें भी थे। ठीक है, और दोस्तों इस पेपर में भी आ रखे हैं। इसका मतलब है कि आपके एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। क्लियर है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है 1963 में शुरू की गई सोनालिका और कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल के बीज की उच्च उपज वाली किस्में हैं। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 1963 में शुरू की गई सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल के बीज हैं। तो दोस्तों याद रखना ये बीज हैं गेहूं के। किसके बीज हैं, गेहूं के दोस्तों ये बीज हैं। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में गेहूं दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मेज, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है वीट। इसका मतलब है दोस्तों कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ये सोनालिका और ये कल्याण सोना, इनका यूज क्यों किया गया था। तो दोस्तों 1963 में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन बीजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों और भी बीज थे, जैसे कि लरमा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लरमा रोजो। ठीक है, लरमा रोजो। इसके बाद था छोटी लरमा, यहाँ पे लिख देता हूं ये भी, छोटी लरमा, ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है, छोटी लरमा के बाद था सुजाता। ठीक है, सुजाता। और दोस्तों इसके बाद था अर्जुन, ये भी एक बीज का नाम है। ठीक है, अर्जुन। ये सब क्या है, ये सब दोस्तों गेहूं के बीजों के नाम है। इन सभी बीजों का प्रयोग किया गया था उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि गेहूं का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए दोस्तों इन बीजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखोगे। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि छोटी लरमा, अर्जुन, सुजाता किस फसल के बीज हैं, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा गेहूं। क्या बनेगा, गेहूं दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखोगे। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सी कंट्री करती है, तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आएगी चीन। कौन आएगा, चीन दोस्तों आएगी। ठीक है, और दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा भारत, मतलब कि हमारा प्यारा सा इंडिया आएगा। ठीक है, याद रखोगे। पहले नंबर पे कौन है, चीन है, और दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन ASBC हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द अपकमिंग 2021 एडिशन ऑफ द ASBC एशियन एलाइट मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन इन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ASBC द्वारा 2021 में एलाइट मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से। कहाँ से पूछा गया है? करंट अफेयर्स दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा दुबई। क्या बनेगा? दुबई दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखोगे ASBC द्वारा 2021 में एलाइट मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया था दुबई में। कहाँ किया गया था? दुबई के अंदर दोस्तों ये किया गया था। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर में आप लोग याद रखोगे जितने भी खेल अभी हो रहे हैं, मतलब कि IPL हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, इंडियन वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला जाके और कहाँ पर जीता, कौन सी टीम के साथ जीता, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन करके आ जाए, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं और DSSP मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है आजकल? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों स्पोर्ट्स की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग दोस्तों IPL के बारे में भी रीड करोगे कि किसने रन ज़्यादा मारे और फाइनल में कौन जीता और फाइनल किसके साथ हुआ था। ऐसे ही दोस्तों वर्ल्ड कप में आप याद रखोगे कि वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला गया था और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता वो किस टीम के साथ जीता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखोगे। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग याद रखोगे, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था दुबई। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन दुबई दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन देखने के लिए मुझे अगली स्लाइड पर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों ये रही हमारी अगली स्लाइड और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है दुबई। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एज अनाउंस्ड इन द बजट 2021 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC इज परमिटेड टू इंक्रीज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बजट 2021 के अकॉर्डिंग DICGC ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को 1 लाख से बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया था। तो दोस्तों याद रखना ये रकम 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी थी। कितनी कर दी थी? 5 लाख रुपए कर दी थी। ठीक है, याद रखोगे बजट 2021 के अकॉर्डिंग DICGC ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज की जो रकम थी 1 लाख थी, उसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में 5 लाख दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ₹5 लाख। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यह बुंदेलखंड की विशिष्ट लोक गाथा है जो महोबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले 2 योद्धा भाइयों की वीरता का वर्णन करती है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि उस गाने का नाम बताओ जो दोस्तों महोबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले 2 भाइयों की वीरता का वर्णन करती है। तो दोस्तों उस गाने का नाम है आला। क्या नाम है? आला। दोस्तों आला एक ऐसा गीत है जो दोस्तों यूपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और दोस्तों ये गाना यूपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और दोस्तों यही गाना 2 भाइयों की वीरता का वर्णन करता है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन लिखा है मांडो, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है आला। इसका मतलब कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है
द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू अचीव हर घर जल टारगेट बाय। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हर घर जल टारगेट कब रिपीट किया था। तो दोस्तों याद रखना, ये टारगेट रिपीट किया था जुलाई 2022 में। कब किया था? जुलाई 2022 में हर घर जल टारगेट रिपीट किया था। ठीक है, और किसने किया था? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसे रिपीट किया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है अगस्त 2024, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है जुलाई 2022, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी में लिखा है जुलाई 2022, और जुलाई 2022 में ही हर घर जल टारगेट रिपीट किया गया था। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निम्नलिखित में से किस नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सी नदी है जिसे नर्मदा की जुड़वा या फिर दासी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ताप्ती नदी। ठीक है, आप लोग दोस्तों याद रखोगे कि ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा या फिर दासी के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखोगे कि ताप्ती नदी को, ये जो ताप्ती नदी है, इस नदी को तापी नदी के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? तापी नदी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें दोस्तों तापी लिखा है और इसमें ताप्ती लिखा है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में तापी लिखा है ये भी सही माना जाएगा, और अगर ताप्ती लिखा है तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप चेक करोगे ऑप्शंस में क्या लिखा है। तो दोस्तों अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि इन दोनों नदी में से कौन सा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है माही, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है लूनी, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है साबरमती, ये भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है ताप्ती। क्या लिखा है? ताप्ती। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है माही। क्या लिखा है? माही। तो दोस्तों माही एक नदी का नाम है, और दोस्तों ये नदी है पश्चिमी भारत की। कहाँ की नदी है? पश्चिमी भारत की एक नदी है। और दोस्तों ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश से निकलती है, और राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, और अरब सागर में ये मिल जाती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मध्य प्रदेश से निकलती है, मतलब कि एमपी से निकलती है, और दोस्तों राजस्थान के, कहाँ से? राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होते हुए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बागड़ क्षेत्र से होते हुए कहाँ पे जाती है? बागड़ क्षेत्र से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, और इसके बाद अरब सागर में ये मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? अरब सागर में दोस्तों ये नदी मिल जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बागड़ क्षेत्र से होते हुए कौन सी नदी गुजरती है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा माही नदी। क्या बनेगा? माही नदी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में लिखा है लूनी। क्या लिखा है? लूनी। तो दोस्तों लूनी जो है वो उत्तर पश्चिम भारत की नदी है। कहाँ की नदी है? उत्तर पश्चिम भारत की नदी है, और दोस्तों ये थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा लूनी। क्या बनेगा? लूनी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखोगे इसको। और दोस्तों अजमेर के पास, अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से ये निकलती है। ठीक है, याद रखोगे। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि वो कौन सी नदी है जो अजमेर के पास
अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा लूनी। क्या आंसर बनेगा? लूनी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है साबरमती। क्या लिखा है? साबरमती। तो दोस्तों साबरमती भी एक नदी का नाम है और दोस्तों ये नदी राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है और दोस्तों अरब सागर के खंबाल की खाड़ी से मिल जाती है। मतलब कि राजस्थान के, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? अरावली श्रेणी से दोस्तों ये निकलती है और दोस्तों कहाँ मिल जाती है? अरब सागर के खंबाल की खाड़ी से मिल जाती है। ठीक है, याद रखोगे। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी नदी है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है और अरब सागर के खंबाल की खाड़ी से मिल जाती है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा साबरमती नदी। क्या आंसर बनेगा? साबरमती नदी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हमने सभी के सभी ऑप्शंस अच्छे से समझ लिए हैं और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बना था वो बना था ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी बना था। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे से कवर हुआ होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग बोन द 2021 रोलेक्स माउंट कार्लो मास्टर्स सिंगल टाइटल। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 2021 रोलेक्स माउंट कार्लो मास्टर्स सिंगल टाइटल किसने जीता था? तो दोस्तों याद रखना ये टाइटल जीता था स्टेफानोस ने। किसने जीता था? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्टेफानोस ने। ठीक है, और दोस्तों इनका पूरा नाम है स्टेफानोस सितसिपास। क्या नाम है? सित, यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी, सितसिपास। ठीक है, ये दोस्तों इनका पूरा नाम है। अब दोस्तों चेक करो कि ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है स्टेफानोस। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? फिर गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से। कहाँ से पूछा गया है? करंट अफेयर से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि इतना सारा करंट अफेयर होता है तो इसको मैं याद कैसे कर सकता हूं? तो दोस्तों आपको याद नहीं करना है और ना ही आप इसको याद कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग मंथली मैगजीन को उठाओगे। किसे उठाओगे? मंथली मैगजीन कोई सी भी उठाओगे और दोस्तों उस मैगजीन को आप डेली रीड करोगे। रीड करने से क्या होगा कि आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ जाएगी और दोस्तों आपको जो कीवर्ड्स होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। कीवर्ड्स का मतलब है कि दोस्तों आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि कोई चीज़ अगर हमने पहले देख रखी है तो और सडनली कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो दोस्तों हमारा माइंड उस चीज़ को रिकॉल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप ऑप्शंस को देखते हो, अगर दोस्तों आपने वो चीज़ पहले पढ़ रखी है तो दोस्तों आपके माइंड में थोड़ा सा बात आ जाएगा कि ये ऑप्शन ने पहले पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अगर दोस्तों आपने पढ़ रखा है, आपको माइंड में लगता है ऐसा कि आपने इसको पढ़ा है पहले, तो दोस्तों आप उसको पिक करोगे और आपका आंसर मोस्टली है कि वो सही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग क्या करोगे? मंथली मैगजीन को आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। आप लोग मंथली मैगजीन ऑनलाइन मंगा सकते हो, उसे रीड कर सकते हो। कोई भी राइटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम बातें लिखी होती है, बस अलग अलग तरीके से लिखी हुई होती है। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर राइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो दोस्तों ओजोन की वजह से राइज हो जाती है, मतलब कि ऊपर उठ जाती है। तो दोस्तों याद रखना उस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर। ये दोस्तों ओजोन की वजह से क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है, मतलब कि राइज हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मेसोस्फेयर, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समताप मंडल। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के उनको आसानी हो जाएगी इसे समझने में। ठीक है, क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं
स्ट्रेटोस्फेयर को, मतलब कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे फिर इसके गलत हो जाएंगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है टेलीग्राम पर, और दोस्तों टेलीग्राम पे सर्च करना है सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या सर्च करोगे, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस दोस्तों आपको सर्च करना है, और दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग won द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट द 11th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड 2021 किसे मिला था। तो दोस्तों ये अवार्ड मिला था अक्षय कुमार को। किसे मिला था, अक्षय कुमार को दोस्तों ये अवार्ड मिला था। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अजय देवगन, गलत हो गया। सेकंड में राजकुमार राव, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है अमिताभ बच्चन, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है अक्षय कुमार। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इन द कंट्री हैज़ बीन टेस्टेड एट द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इन अप्रैल 2021। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का जो परीक्षण किया गया था हमारे देश में, वो परीक्षण कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों याद रखना वो परीक्षण किया गया था एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश में ये परीक्षण किया गया था। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में एमपी दे रखा है, मतलब कि मध्य प्रदेश दे रखा है। जिस ऑप्शन में एमपी दे रखा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दिल्ली, गलत हो गया। सेकंड में तमिलनाडु, गलत हो गया। थर्ड महाराष्ट्र, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है मध्य प्रदेश। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और दोस्तों ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ, वो देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, और दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से देख लो, गूगल करना, कुछ भी करना, लेकिन दोस्तों आप लोग इसका आंसर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन खोली। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन खोली थी। तो दोस्तों उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लॉर्ड, आप लोग नाम याद रखोगे, लॉर्ड डलहौजी ये नाम है उनका, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये नाम दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है लॉर्ड डलहौजी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 20 तक सॉल्व कर लिए हैं, मतलब कि हमने एक प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।